तो चलिए देखते हैं एक नंबर प्रश्न को क्या कर रहा है। एक नंबर प्रश्न में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का मसा निकाले। देखिए मसा तो हम लोग हमेशा निकालते हैं, पर यदि क्वेश्चन में कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकाले तो उसको हम उसी के नियम से निकालेंगे। ठीक है, इसको निकाला किस तरह जाता है इसको आप अच्छे से समझते हैं, बारीकी से समझते हैं। देखिए लिखा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले इस तरह का प्रश्न है तो हम क्या देखना होगा, ये यहाँ पर जो संख्या दिया होगा दो संख्या, इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो उसको यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से लिखेगा आंसर। ठीक है, और देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में बड़ा कौन है, यानी 867 बड़ा है, तो 867 और ग्रेटर देन साइन इस तरह होता है, तीसरा कर देंगे और 255 लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इतना काम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे माना जो इसमें बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा उसको बी मानेंगे। तो इसमें बड़ा क्या है, ये है, तो ए बराबर लिख लेंगे हम क्या 867 तथा बी बराबर क्या लिख लेंगे 255 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए याद रखो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा रफ का काम करेंगे, आप लिखेंगे हम लोग रफ लिख लेंगे रफ। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, जो भाग करते हैं उस तरह करेंगे, यानी 255 में हम लोग 867 से भाग करने वाले हैं। ठीक है, इसको कितना हम 3 मरतबे घटाएंगे पहले, तो 3 5 15 50 में 1 3 5 15 100 1 में 1 3 9 6 1 7 कटा, इतना आया। ठीक है, इससे घटेगा कितना हुआ 2 हुआ, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। अब इसको उठाकर फिर क्या लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यानी 255 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कितना 2 मरतबे फिर घटाएंगे तो कितना हुआ 204 हो जाएगा, 102 दूना 204 हुआ। अब इसमें से घटेगा तो कितना है, 1 आया, ये 5 आया, ये कट गया आपका, इसको लाएंगे 102 हुआ। ठीक है, 51 में 2 से फिर गुना कराएंगे कितना हुआ 102 हो गया। अभी क्या हुआ, तीनों काट गया। चलिए यहाँ तक इसको करना है, बस इतना ही काम करना है। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आप लोग जानते होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर जो होता है वो क्या होता है, जहां आर जो होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। आर का मान इस बी से हमेशा छोटा रहेगा और 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है। अब क्या करेंगे, चूंकि देखिए यहाँ पर जो दे रहा है उसको हम यहाँ से रखते चलेंगे, कहां से लाएंगे इसको, ए बी और क्यू ये सब कहां से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जो बीच वाला रहता है उसको ए कहते हैं, जो इधर रहता है उसको बी कहते हैं, जो इधर रहता है उसको क्यू कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या पहले ए में क्या दिया हुआ 867, हम लिखेंगे उसको यहाँ लिखेंगे कितना 867। अब इक्वल साइन इक्वल, क्योंकि बी पूछा था बीच कितना है 255, तो 255 लिखेंगे। अब पूछ रहा है दोनों के बीच में गुना, तो गुना कर दे, क्यों पूछ रहा है कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। अब प्लस है प्लस, आर कितना है 102, तो 102 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से करते चलते हैं, इसको और चलते हैं। अब पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरे स्टेप में अगर हम यहाँ पे गौर करें तो दूसरे स्टेप में हमारा ये बन गया है और बी ये हो गया और क्यू ये हो गया और आर क्या हो गया, ये बन गया। दूसरे स्टेप हम क्या करेंगे, फिर वही नियम लेके चलेंगे, ए यानी 255 लेंगे। ठीक है, और बी कितना हमारा 102 है, तो 102 ले लेंगे। और क्यू कितना है 2 है, तो 2 लेंगे। अब प्लस आर कितना है 51 है, तो 51 लेंगे। ठीक है, ये 2 स्टेप पूरा हुआ। फिर तीसरे स्टेप में यहाँ पे आएंगे, इसमें ये बन गया हमारा, ये बी ये हुआ, क्यू ये हुआ और आर 0 आया। ठीक है, यहाँ पर 0 आया है, क्या करेंगे हम, ए बराबर लेंगे कितना, ए बराबर ले लेंगे कितना 102, बी कितना है हमारा 51 आया है और हमारा क्यू कितना है 2 आया है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। हमारा आर यहाँ पे कितना दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, यानी 0 दिख रहा है, यानी 0 आया है। तो देखिए जब भी अब लिखेंगे यहाँ पे छोटी सी भाषा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ आर बराबर 0 है, अतः मसो बराबर जो बी का मान होता है, जब आर बराबर 0 हो जाए, जब आर का मान 0 के बराबर हो जाए, तो जो यहाँ पर बी का मान होता है वही मसो हो जाता है। तो यहाँ बी कितना हो जाए, मसो कितना है 51 रहती है, वो आपका आंसर 51 इसका आंसर, यानी इन दोनों का मसक कितना है 51 है। यदि इस विधि से आप बनाते हैं तो आपका 2 नंबर का मैथ होगा, तो 2 नंबर इसका अवश्य मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर में दो संख्याओं के एचसीएफ 13 और एलसीएम 182 है, यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह का प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2 का आंसर लिख रहा है। ठीक है, लिखेंगे दिया होता लिखेंगे, यहाँ पर दिया है जो चीज हमको मिल रहा है उसको पहले हम लिख लेंगे। क्या मिल रहा है हमको, एचसीएफ दिया होता लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, तो 13 लिख लेंगे। एलसीएम दे रहा है कितना, एलसीएम हमको 182 दे रहा है, लिख लेंगे 182, क्योंकि एक संख्या हमको बोल रहा है। एक संख्या को हम यहाँ पर मान लीजिए सपोज मान के चलिए हम इसको ए मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम ए बराबर कितना दे रहा है 26, और दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं, तो बी बराबर हमको ज्ञात करते हैं, इसको लेते हैं वाट। अब यहाँ से निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी 2 संख्या यही ना है, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, और यहाँ से हमको बी को निकालना है, यहाँ से हम बी निकालेंगे, इसीलिए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ
गुने LCM, ठीक है। और बट्टा में यहाँ पे क्या, ये गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। अब यहाँ पे मान क्यों रख देंगे हम, HCF कितना है 13, तो 13 लिखेंगे, और LCM कितना है 182, तो इसको हम 182 लिख देंगे। हमारा ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ 26, इसको हम क्या करेंगे 26 रख लेंगे। अब इसको हमको कटाना है, इसको कटाएंगे कि 13 दूना 26, 2 मरतबा कटा, और इसको कटाएंगे कितना मरतबा 91 मरतबा कटा। यहाँ पे हमारा बी कितना आ गया 91 आ गया। और अंतिम में एक बात और लिख देंगे कि दूसरी संख्या कितना है 91 है। यही हुआ आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा रहा है, यदि एलसीएम इतना और इतने 72 126 के एलसीएम 504 दिया है, तो एचसीएफ इतना और इतना के एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले बनाने के लिए इसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी 3 के यहाँ पर हम आंसर चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर दिया है, इसमें भी लिखेंगे हम दिया है, जो जो चीज दे रहा है उसको हम लिख लेंगे। क्या दे रहा है, एलसीएम 72 126 और 504 दिया हुआ है। एचसीएफ हमको ज्ञात करते, इसको लिख लेंगे एचसीएफ 72 126। अभी इसको ज्ञात करते हैं, इसको वाट लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं दो संख्या गुणनफल बराबर होता है लसागु गुणे मसा, क्योंकि हम खोजेंगे दो संख्या हमको दिख नहीं जाते, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, पहला संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा संख्या यहाँ पे दिया है। इसको हम मान लीजिए यहीं पे मान लेते हैं, इसको ये है, ये क्या है, बी है। तो हम लोग जानते हैं, अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं एचसीएफ बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा होता है एलसीएम, इतना होता है सूत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम ए निकालना है, तो ए कितना है, ए यहाँ बताया हुआ क्या है 72 है, तो 72 लिख लेंगे। और बी बता रहे हैं, तो बी कितना है 126 है, तो 126 लिख लेंगे। और नीचे पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम कितना है, देखिए यहाँ पे एलसीएम इनका दिया हुआ कितना 504, इसको हम कर लेंगे 504 यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे, तो ये कट रहा है इससे 4 मरतबे कटा, और ये 4 18 72 होता है, यानी 18 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे फाइनली, इसीलिए एचसीएफ, अब देखेंगे एचसीएफ क्योंकि इतना पूछा था, इसको हम साथ में ले लेते हैं, 72 126 अब कितना आ गया हमारा 18। तो ये वो आपका आंसर है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो जब भी आपको क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करने को बोले, तो उसको आप इस टाइप से बनाएंगे, क्या करेंगे, आप लिख लेंगे हम 4 का आंसर, ठीक है। 4 का आंसर लिखिए, क्या कर रहा है 96, इसको लिखेंगे हम 96 इक्वल टू, और 404 कर रहा है तो 404 इक्वल टू लिख लिखिए, ठीक है। और यहाँ कुछ रफ का काम कर रहे हैं, देखिए रफ में क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 निकाले तो कितना 48 मरतबे कटा, फिर 2 से 1 कटेगा कितना 24 मरतबे कटा, फिर ये 2 से कटेगा कितना 12 मरतबे कटा, फिर 2 से कटेगा कितना 6 मरतबे कटा, फिर ये 2 से कटेगा कितना 3 मरतबे कटा। जो कटा हुआ है इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इतना हम लिख लिए। जिससे हम 96 के उससे 404 का भी यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 404, ठीक है। और इसके निकालेंगे 2 से घटाएंगे कितना, ये हुआ 202, फिर 2 से घटाएंगे कितना हुआ, ये 101 हो गया। क्योंकि अब इसका आगे ये कटने वाला नहीं है, इतना ही हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्या करेंगे इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 2 गुने 101। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम किससे ज्ञात करते हैं, उसको हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, एचसीएफ छोटों को निकालना है और एलसीएम यही दो निकालना है हमको, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब एचसीएफ हम किससे निकालते हैं, देखिए जो इन दोनों में कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे छाटेंगे और उसको लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी 2 लिख रहा है, तो जो दोनों में दिख रहा है उसको हम 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे गुणे के साथ लेंगे, ये 2 हो गया। अब इसमें 101 है और इसमें कहीं भी 101 नहीं दिख रहा है, यानी 2 ही इसमें कॉमन है, तो इसको 2 लिख लेंगे, ये हुआ इसका आंसर, इसको गुणा लिख देंगे 2 दूनी 4, ये हुआ इसका आंसर। अब एलसीएम हमको क्या करना पड़ता है, ये जो 2 कॉमन निकला है इसको तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। और इसको हम छाट देंगे, अब इसको नहीं, इसमें कोई चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ से हम इसको छाटेंगे तो जो इससे बच जा रहा है उन सब को अब इसमें गुना में लेंगे, यानी कहने का मतलब यहाँ से इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 101। देखिए ऐसे में क्या करना होता है, इन दोनों से जो एचसीएफ आए उसको 2 को तो लेंगे ही, जैसे 2 लेंगे तो उसको हम छाट देंगे, जो इधर से बच गया है उन सबको इधर गुना में ले लेंगे और इसको हम गुना कराएंगे। इसको देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 यहाँ कितना हुआ आपका 96 हुआ, 96 में 101 से कीजिए तो कितना आएगा 96 आने वाला है, ठीक है। इसके एचसीएफ क्या हो गया 4, एलसीएम क्या हो गया 96। ये चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया आपको, 196 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। इसको बनाना सिंपल है, देखिए उसको क्या करेंगे, लिखेंगे हम 5 का आंसर, ठीक है। क्योंकि 196 निकालना है तो क्या करेंगे, 196 का अभाज्य गुणनखंड किससे निकालते हैं, जिससे निकालते हैं लिख लेंगे यहाँ पर, यही से इसको चालू करेंगे 156 और यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। ये 2 से कटेगा 2 7 14 2 8 16, फिर 2 से कटाएंगे, ये हो गया 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से कटाएंगे, ठीक है। ये होगा 13 मरतबा कट गया, ठीक है। और ये 13 नहीं कटेगा, ठीक है, इतना ही हो गया। इसके आंसर क्या यहाँ पे सिंपल एक स्टेप और लिख देंगे, क्या 156 इक्वल टू क्या 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। यही हुआ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप, इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। ये हुआ इसका आंसर हो गया।
तो चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। क्या कर रहा है, 0.6 पर बार को p बटा q के रूप में बदले। ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछता भी है। देखिए देखते हैं इसको किस तरह बनाया जाता है, इसको कैसे अच्छे से बनाएंगे कि आपका पूरा नंबर मिले। देखिए आप लिखेंगे हम 6 का आंसर, ठीक है। जो दिया होगा उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। सबसे पहले देखिए माना कि x बराबर जो दिया उसको मान लेंगे 0.6 पर बार है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे, यानी x बराबर, अब जानते हैं किसी भी संख्या में बार होता है वो संख्या बार बार आती है, यानी 0.6 बार बार आ रहा है, इसको हम 6 से ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसमें 10 से गुना करना होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यहाँ पर हम एक छोटी सी भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, यह भाषा लिखिए। क्योंकि 10 से गुना करने के बोला है तो 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए आप क्या, 10 से अगर x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और इसमें अगर 10 से गुना होगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है या एक पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी एक संख्या के बाद आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 6 पॉइंट, अब 6 6 6 इस तरह बार बार आने लगेगा। इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 2 ले लेंगे। अब देखेंगे जो समीकरण में यहाँ समीकरण 2, समीकरण 1 से 12 है तो 12 वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। 2 में से 1 घटाने पर क्या करेंगे, बाएं साइड को बाएं साइड से घटाएंगे और दाएं साइड को दाएं साइड से घटाएंगे। तो 10x में से क्या x घट रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10x माइनस x, इस तरह इसको घेर लेंगे। और यहाँ का इसको घट रहा है तो 6.6666 इस तरह और माइनस करके क्या 0.6666 इस तरह से घट रहा है, ठीक है। अब देखिए 10x में से 1x घट रहा है तो क्या आया 9x। और इस साइड देखिए दशमलव को इधर गौर कीजिए, इधर भी 6 6 6 बार बार आ रहा है, दशमलव इधर भी 6 6 बार आ रहा है, इधर क्या हो जाएगा आपका 0 0 आ जाएगा। यानी करने का मतलब सब क्या हो जाएगा 0 0, इस तरह 0 0 बार बार आएगा। और दशमलव के बाद इधर देखेंगे तो क्या 6 में से आपका 0 घटा तो क्या केवल 6 आ गया। अब देखिए फिर एक स्टेप और लिखेंगे 9x, ठीक है। और एक बार साइन में दशमलव के बाद 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं, तो उसको हटा देंगे, क्या केवल 6 लिख देंगे। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर 6, इधर गुना में क्या आ गया 9 भागा में आ गया। इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। अच्छा इसको सरल करेंगे क्या 3 दूनी 6 और 3 3 9, इसको घटाएंगे तो इतना आंसर हो जाएगा। तो इसको हम देखिए तो यहाँ से क्या कि इसको p बटा q के रूप में इतना रख दिए, होगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि √3 a का परिमेय संख्या। इस तरह के प्रश्न पूछता रहता है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए इसको यहाँ पे करेंगे 7 का आंसर, ठीक है। इसको क्या करना है, √3 को अपरिमेय संख्या हमको प्रूफ करना है। इसको हम पहले मानेंगे, माना कि जो दिया होगा यहाँ पे उसी को मान लेंगे, क्या कि √3 एक परिमेय संख्या, इसको हम परिमेय मान के चलेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको मान लेंगे इतना। तो हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या परिमेय होता है तो उसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 को हम लोग परिमेय माने हैं, इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 इक्वल टू क्या करेंगे p बटा q, यही हुआ, यानी ये p बटा q के बराबर है। जहां एक छोटी सी भाषा लिखना पड़ता है, फिर जहां p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं है, ठीक है। इतना भाषा लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसके आगे देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर इसके नीचे हम क्या करते हैं 1 मान के चलते, इसके नीचे 1, यहाँ पर हम तिरछा गुना कराएंगे इसको, ठीक है। √3 में अगर q से गुना होगा तो क्या बन रहा है, यहाँ पर और लेंगे, √3 में q से गुना होगा तो √3 q हो जाएगा, और इधर p में 1 से गुना होगा तो p हो गया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है। और लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे √3 जो है इसका वर्ग करके क्या केवल 3 बच गया, ठीक है। और q का वर्ग करेंगे तो क्या होगा q स्क्वायर हो गया, और चूंकि इस साइड में वर्ग करेंगे तो क्या हो गया p स्क्वायर हो गया। इतना आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ से हम q स्क्वायर का अगर मान निकालते हैं तो क्या होता है p स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना में यहाँ पे आकर भागा हो गया। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि p स्क्वायर में 3 से भाग लग रहा है तब जाकर q स्क्वायर आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर p स्क्वायर 3 से भाज्य है, लिखेंगे p स्क्वायर 3 से भाज्य है, ठीक है। यदि p स्क्वायर 3 से भाज्य है तो p भी 3 से भाज्य होगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए 3 का स्क्वायर 3 से भाग है तो 3 भी आपका क्या 3 3 से कर देगा ना, एक मतलब कर सकता है। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है, p स्क्वायर 3 से अगर भाज्य है तो p भी आपका 3 से भाज्य होगा। लिखेंगे p भी, यहाँ पर लिखेंगे थोड़ी सी, p भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से समीकरण इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है।
अब लिखेंगे पुनः, पुनः कुछ मानेंगे, ठीक है, पुनः P बराबर क्या मानेंगे, जो यहाँ पे नीचे पे दिया रहता है उतना R मानते हैं। तो P बराबर 3 है तो 3R मानेंगे, 3R माना, माना जहां R बताएं क्या है, R एक पूर्णांक है, R एक पूर्णांक है क्या। अब P बराबर इतना मान लिया तो समीकरण 2 को लेकर चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे पी स्क्वायर बोला था, पी बराबर हम 3 मान लेते, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9R स्क्वायर हुआ, लिखेंगे 9R स्क्वायर बटा 3 करेंगे, यहाँ से 3 के 3 कटाएंगे, 3 मरतबे कट रहा है, और लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 3R स्क्वायर, यहाँ से हम R स्क्वायर को मानेंगे, इसलिए R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर में 3 से भाग लग जाएगा। तो जो बात से यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बराबर 3 बराबर इतना रहता है, उसी तरह क्यू स्क्वायर बराबर 3 बराबर इतना आएगा, तो जो यहाँ पे लिखे वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा, क्यू भी 3 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। अब देखिए क्योंकि हम लोग माने थे कि पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या है, पर सहभाज्य संख्या होती है जो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, पर यहाँ पर ये 3 से भी कट जा रहा है, जो यहाँ पर क्या हुआ, ये गलत हो गया, केवल दो ही गुणनखंड होना चाहिए, पर इसका एक और गुणनखंड आ गया है, ये हमारा जो मानना तो क्या होगा, गलत हो गया। अब यहाँ पर केवल भाषा लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे हमारा मानना कि पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्याएं है, क्या हो गया, गलत आ गया, तो लिखेंगे गलत था, गलत था, अतः हमारा मानना कि √3 परिमेय संख्या है, गलत था, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये वाला गलत हो गया तो जितने भी कंडीशन पढ़ाएंगे सब गलत हो जाएंगे, गलत था, ये दोनों गलत हो गया तो क्या होगा, इसे प्रूफ हो गया कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये वो आपका प्रूफ। चलिए देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि 7/80 का 0% शांत है या शांत है। ये आपको बोल रहा है कि इसमें आपको इस तरह से भाग नहीं करना है, केवल बिना लंबी प्रक्रिया किए केवल आपको बताना है। इसको हम लोग किस तरह बताएंगे, इसको लिखेंगे 8 का आंसर, ठीक है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे, क्या करें 7/80 कर लेंगे, ठीक है, इधर थोड़ा रफ करते हैं, क्योंकि बिना लंबा विभाजन करना है तो हमको लंबी नहीं विभाजन करना है, क्या करेंगे आप हम 80 का आवाज गुणन करेंगे, तो 2 40, 2 से कटा तो 20, फिर 2 से कटा तो 10, फिर 2 से कटा तो 5, इतना आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 बटा में लिख सकते हैं इतना, जो 80 बराबर कितना है, इतना है, इतना हम गुना में लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको और अच्छे से लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे, और यहाँ कितना 1 2 3 4 लिखा है तो 2 के पावर 4 कर देंगे और 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर मान लीजिए कुछ नहीं 1 है। हम लोग जानते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या में q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n हो तो वह संख्या क्या होती है, शांत होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या हो रहा है, q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर 4 और 5 के पावर, यानी 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 है, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए इसको क्या बता देंगे, यह शांत है। यहाँ पर हम एक छोटी सी भाषा लिखेंगे, यहाँ पर q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, चूंकि है तो क्या है, शांत है। अतः 7/80 का 80 का दशमलव प्रसार शांत है। तो ये थे इस चैप्टर के पूरे गेस क्वेश्चन, इसी में से आपका क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखे होंगे तो आपको समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के चैप्टर के अगले चैप्टर का वीडियो बना दिया जाए तो कमेंट में जरूर बताइए, नेक्स्ट चैप्टर का कमेंट में जरूर। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।